अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। अब आप कहेंगे कि ये शास्त्रीय भाषाएं होती क्या है, इनके बारे में भी बात करेंगे और अभी तक कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है उन्हें भी देखेंगे, मानदंड भी देख लेंगे और इसके लाभ क्या होते हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और विभिन्न भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के क्या तर्क हैं उन्हें भी हम लोग बात करेंगे। और भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है उन्हें भी हम लोग देखेंगे। 8वीं अनुसूची के बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना, उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि शास्त्रीय भाषाएं क्या है। तो वर्ष 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। कब? 2004 की बात है। वर्ष 2006 में इसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किए और अब तक आप देखिए 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। ये भाषाएं हो गई, एक घोषित करने का वर्ष हो गया, साल हो गया। जैसे तमिल को 2004 में, संस्कृत को आप देखेंगे 2005 में, तेलुगु को आप लोग देखेंगे 2008 में और कन्नड़ को आप देखेंगे 2008 में, मलयालम को 2013 में और आप देखेंगे उड़िया को 2014 में दिया गया था। इसके अगर हम लोग मानदंड की बात करें तो प्रारंभिक लेखन और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता 1500 से 2000 बीसी की है और प्राचीन साहित्य ग्रंथों का संग्रह जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माने जाते हैं। किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई एक मौलिक साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति है और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा उसके बाद के रूपों अथवा शाखाओं के बीच एक विसंगति से भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अगर प्रॉफिट की बात करें, लाभ की बात करें, तो जब किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित कर दिया जाता है तब उसे उस भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख पुरस्कार प्राप्त करने के मार्ग भी खुल जाते हैं। और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने से अनुरोध किया जा सकता है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालय से शुरुआत करते हुए शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के लिए व्यावसायिक पीठ स्थापित करता है। और हालिया घटनाक्रम की बात करें तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया। भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि और साथ ही 4 से 5 भाषा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष द्वारा की जाती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के बाद नए मानदंड को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और इससे मराठी जैसी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा देने पर विचार करने में देरी हुई है। अन्य भाषा समूहों की ओर से भी अपनी आप देखते हैं कि भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की जा रही है। उदाहरण के लिए बंगाली हो गई, तुलु आदि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाली भाषी और प्राकृतिक भाषा को भी संरक्षित किया जाएगा। और विभिन्न आप देखते हैं कि भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के क्या तर्क हैं। तो बंगाली भाषा परिवार के अनुसार बंगाली को इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की आधुनिक या फिर नई इंडो आर्यन भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और बंगाली वर्णमाला और शब्द 10वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभिक वर्षों में ही साहित्य में दिखाई देने लगे और तब से लेकर अब तक यह विकास के महत्वपूर्ण चरणों से गुजरते हुए अंततः वर्तमान स्वरूप में आ गया। हालांकि बंगाल सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने स्थापित किया कि बंगाली भाषा की उत्पत्ति 2500 वर्ष पुरानी है तथा ठोस साहित्य दर्शाते हैं कि इसका लिखित अस्तित्व 3वीं-4वीं ईसा पूर्व तक पहुंच चुका है। शोध से पता चलता है कि बंगाली ने अपनी मौलिक वाक्य रचना संरचना के साथ साथ अपने विशेष रूपात्मक और ध्वन्यात्मक पैटर्न को कम से कम 3वीं ईसा पूर्व से लेकर अब तक अपने विकास के दौरान बरकरार रखा है। तुलु, ये आप देखिए, तुलु एक द्रविड़ भाषा है जिसे बोलने समझने वाले लोग मुख्यतः कर्नाटक के 2 तटीय जिलों और केरल के कासरागोड जिले में रहते हैं। विद्वानों का मानना है कि तुलु वह भाषा है जो लगभग 2000 वर्ष पहले मूल द्रविड़ भाषाओं से अलग हो गई थी और यह द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक है। और इस भाषा का उल्लेख तमिल के संगम साहित्य और ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी किया गया है।
तुलु में मौखिक साहित्य की समृद्ध परंपरा है, जिसमें पद्मना जैसे लोकगीत और पारंपरिक लोकनाट्य यक्षगान शामिल हैं। भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये भी देख लीजिए। 8वीं अनुसूची में देखते हैं ना, तो इसका उद्देश्य हिंदी के प्रोग्रामी प्रयोग को बढ़ावा देना और भाषा को समृद्ध और संवर्धित करना है। अनुच्छेद 344 को अगर आप देखें हिंदी के बारे में, तो 344(1) में संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, संघ का कर्तव्य होगा। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। इसमें असमिया हो गया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी और तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी देखने को मिलेगा। और इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उक्त भाषाओं में से केवल 14 भाषाओं को ही प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था। इसके द्वारा 3 और भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 2004 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने की मांग। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 38 और भाषाओं को शामिल करने की मांग की जा रही है। उदाहरण के लिए अंगिका, बंजारा, बज्जिका, भोजपुरी। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने की वर्तमान स्थिति, चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास गतिशील है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास से प्रभावित होते हैं, इसलिए मामला अभी भी सरकार विचाराधीन है। इस पर निर्णय पाहवा 1996 सीताकांत महापात्र 2003 समिति की अनुशंसा के अनुरूप लिया जाएगा। संघ की भाषा, तो इसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 120 या संघ में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 210 है, यह अनुच्छेद 120 के समान, किंतु यह राज्य विधानमंडल पर कार्यान्वित होता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को राज्य के लिए कोई भी आधिकारिक भाषा अपनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 346 राज्यों के बीच तथा राज्यों और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 347, ये आप देखिए, यदि मांग की जाए तो राष्ट्रपति को किसी राज्य की आबादी के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को मान्यता देने का अधिकार है। विशेष निर्देश तो अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, और इसमें कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और या फिर संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 350 यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्यों में प्रयुक्त किसी भी भाषा में किसी भी शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। अनुच्छेद 350 ए राज्यों को निर्देश दिया गया कि विभाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। अनुच्छेद 350 ए है 350 बी, इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की स्थापना की गई, जिसका कार्य संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करना था। तो भाषा के बारे में, 8वीं अनुसूची के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, संवैधानिक प्रावधान के बारे में इतनी जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, तो इतना आप लोग अगर जानकारी रखेंगे तो आराम से उसका जवाब भी दे पाएंगे। मेरे लिए कोई सवाल बता सकते?